हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। प्रिया धमीजा हेयर, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया लेक्चर में हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आई होप उसको आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। चलिए आज हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है क्या। इसके साथ रिलेटेड जो टॉपिक और है या और मेथड्स है वो भी आज हम डन कर लेंगे। ओके, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक इसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, इसके अलग अलग तरह के नाम हैं, जैसे डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न हो गया क्योंकि ये डिस्काउंटिंग टेक्निक है। यील्ड मेथड हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पर हमारा जो कैश फ्लो डिस्काउंट किया जाता है और जिसके साथ हमारा कैश फ्लो डिस्काउंट किया जाता है, और मेन पॉइंट क्या है, जहाँ पर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो की है वो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हमने क्या किया था कि हमारी इनफ्लोज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू हमारे आउटफ्लोज की वैल्यू। इसमें क्या है, हमने क्या करना है, इक्वल करना है वो रेट ऑफ रिटर्न जहां पर हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ओके, दैट्स इट। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। देखो, जब दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, तो जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी, ज़ीरो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर आकर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज आर जस्ट इक्वल टू द डिस्काउंटेड आउटफ्लो। आपके जो इनफ्लोज है वो आउटफ्लोज के बिल्कुल इक्वल है। ओके, अगर 5 वो है 5 वो है, जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगी। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट है, एक ऐसा रेट है जहाँ पर हमारी जो नेट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और हमारे जो इनफ्लो और आउटफ्लो की डिस्काउंटेड वैल्यू है वो भी क्या है, इक्वल है, जस्ट इक्वल है। ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिसीजन रूल क्या है इसका। एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिटर्न, दिस होल रेट ऑफ रिटर्न जितना हमें चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर कम है तो उसको क्या कर लो, रिजेक्ट कर दो। बस इतना ही है। चाहिए कितना, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट जितनी हमने लगाई है उतनी। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ये डिसीजन रूल है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो रेट आ रहा है वो 10% आ रहा है। 10% एक ऐसा रेट है जहाँ पर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो है। ये ऐसा रेट है जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। और मान लो हमने कॉस्ट की है 8% की, ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इक्वल हो जाता है तो मिनिमम रिटर्न तो हमारे पास आ ही रही है, अगर लेस है तो हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, बस इतना सही है ये। इससे पहले हम आगे जाएं तो मैं थोड़ा सा आपको और करवाती हूँ, जस्ट अ वेट। तो ये थोड़े से और नोट्स हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के ऊपर। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, एक मॉडर्न टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है। और इसको इसलिए टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड मेथड या सॉरी ट्रायल एंड एरर मेथड, यील्ड मेथड भी बोला जाता है। In the net present value method, the present value is determined by discounting the future cash flows of a project at a determined or a specified rate called the cut-off rate.
नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम कैश फ्लोज को क्या करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं एक कट ऑफ रेट के ऊपर। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या होता है कि जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं प्रोजेक्ट के, उसको डिस्काउंट किया जाता है एट अ सूटेबल रेट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लगा कर देखते हैं कि कौन सा रेट सूटेबल है, ऐसा कौन सा रेट होगा जो हमारी वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वैल्यू को, डिस्काउंटेड वैल्यू को क्या कर दे, इक्वल कर दे। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं। अंडर दिस मेथड जब तक आपको डिस्काउंट रेट इंटरनली डिटर्मिन नहीं हो जाता तब तक आप इसको कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो। ये इंटरनली डिटर्मिन किया जाता है, इसलिए इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहा जाता है। ओके, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिफाइन किया जा सकता है एज अ रेट ऑफ रिटर्न एट विच present value of cash inflows is equal to the present value of cash outflow। present value cash flow की और present value inflow की और outflow की दोनों क्या होगी, equal होंगी। वहाँ पे उस रेट को, जिस रेट पे ये equal हो जाती है, उसको हम internal rate of return method बोलते हैं। by hit and trial method हम लगा के देखते हैं, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो यूजीसी स्टूडेंट्स भी हैं जो एनटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स में, बिजनेस फाइनेंस का, उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट्स कौन से लेने होते हैं, कौन से इन्फ्लोज की बात करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लोज हमें कौन से चाहिए होते हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। जितने भी मेथड है सब में यही चाहिए, सब में यही लगता है, प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ओके, एक हमारा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ना, उसमें ये वाला ये प्रॉफिट्स नहीं लगते हैं, जो कि नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है, जो हमने दूसरे नंबर पे आई गेस डिस्कस किया होगा फॉर्मूला, वो वाला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जिसको हम कौन सा मेथड भी बोलते हैं, प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट डबल एंट्री वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। नेट प्रॉफिट जहाँ पे हम लेते हैं, नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। लेकिन उसके अलावा सब में आपने कौन सा इन्फ्लो लेना है, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस। ओके, तो सबसे पहले हम पूरे जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके कैश फ्लोज देखेंगे, पूरी लाइफ में इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, उसकी क्या इन्फ्लोज है, एस्टिमेटेड इन्फ्लोज देखेंगे हम। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट, जहाँ पर हमारी जो कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल हो सके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारे डिसीजन रूल के ऊपर, कि डिसीजन रूल क्या होगा हमारा। हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और इक्वल है टू द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट मतलब जो हमने लगाया है उससे या तो ज़्यादा है या उसके इक्वल है। तो वो कौन सा रेट है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट कौन सा होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, कट ऑफ रेट भी जिसको बोलते हैं। और रिजेक्ट कर देंगे अगर इसकी वैल्यू जो होगी लोअर होगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सॉरी अगेन। In case of alternative proposal, select the proposal with the highest rate of return। अगर आप दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो जिसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा है, वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, दूसरे को आप रिजेक्ट कर दोगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। दो केसेस बनते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। पहला, जब आपके कैश इनफ्लोज हैं जो वो इक्वल रहने वाले हैं, मतलब हर साल आपको उतना ही रिटर्न मिलने वाला है तब, और जब ये हर साल इक्वल नहीं होगा तब। व्हेन द एनुअल कैश फ्लोज आर इक्वल ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट।
प्रोजेक्ट या एसेट जब इक्वल रहने वाले हैं तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इनिशियल आउटले कितना पैसा आपने लगाया, ओवर एनुअल कैश फ्लो कितना पैसा आपके पास आ रहा है हर साल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले इसके ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर करेंगे। सॉरी, ये आपके पास इनिशियल आउटले कितना है 50,000, 50,000 लगाया, आउटफ्लो कितना हुआ 50,000 का। लाइफ है हमारे प्रोजेक्ट की 5 ईयर और एनुअल कैश फ्लो कितना हो रहा है 12,500, 12,500 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें क्या देखना है, हमें रेट निकालना है ना कि हमारा क्या कट ऑफ रेट क्या जाएगा। हम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर। ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, आउटफ्लो ओवर एनुअल कैश फ्लोज को डिवीजन करना है। डिवीजन करके आपके पास क्या आएगा, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं आएगी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल आउटले मतलब स्टार्टिंग में कितना पैसा चला गया, हमारा आउटफ्लो कितना है हमारा 50,000 और एनुअली हमारे पास आ कितना रहा है 12,500। इसको हमने डिवाइड किया तो सॉल्व करके कितना आ गया 4। तो ये क्या आया हमारे पास, ये फैक्टर आया है। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है 5 ईयर, 5 ईयर ये आपके पास एन्युटी टेबल है। ठीक है, 5 ईयर ये आ रहा आपका 1 2 3 4 5 ईयर वाइज देखेंगे, 5 देख लिया। अब देखो कि 5th ईयर में ऐसा कौन सा रेट है जिसके ऊपर फैक्टर की वैल्यू 4 होती है। ये देखो 6% पर वैल्यू कितनी है 4.2123, 7% पर कितनी है 4.1002, 8% पर कितनी है 3.9927, 9% पर कितनी है 3.8896। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ज़्यादा होगी ना, तो ये तो आएंगे ही नहीं कट ऑफ रेट हमारी। 8% 3.99 कितना हुआ 4% ही हुआ ना, 4 सॉरी फैक्टर क्या हुआ 4 हुआ। तो आप कह सकते हो कि आपने जो फैक्टर निकाला है जिसकी वैल्यू 4 आती है वो किस रेट पे आती है, वो 8% पे आती है। ठीक है, तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा 8% होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा 8% होगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। अभी हमारे पास ये रेट आ गया 8%। अब 8% के ऊपर 8% एक ऐसा रेट है, हमने अभी रेट निकाला है। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रेट है जहाँ पर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो और आउटफ्लो की वो इक्वल होंगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, इन केस एनुअल कैश फ्लोज आर अनइक्वल ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन नॉट बी डिटर्मिन अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक। तो ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं जाएगा इसके साथ, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे करेंगे, हम इज्यूम कर लेंगे एक ऐसा डिस्काउंट रेट। ठीक है, एक कोई भी डिस्काउंट रेट हम ना इज्यूम करते हुए चलेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब यही हुआ, लगा कर देखेंगे हमारा क्या है। तो फिर देखेंगे हमारे की जो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की है, आउटफ्लोज की, कहाँ पर जाकर हमारी इक्वल हो रही है। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी पोर्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लोगे। अब इसको सीधा कैसे करें, ऐसे हो जाएगा। हो गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। रोटेट नहीं हुआ, चलो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से क्लियर करने की, आप समझने की कोशिश करना। इन्वेस्टमेंट है हमारी 60,000। नहीं तो स्टूडेंट्स मेरे बीकॉम स्टूडेंट्स है जो
एग्जाम्पल नंबर 18 है ना आपकी बुक पे, देख लेना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000, लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है 4 ईयर, और हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले साल हमारे पास 15,000 आएगा, सेकेंड ईयर में 20,000 आएगा, थर्ड ईयर में 30,000 आएगा, फोर्थ ईयर में अगेन 20,000 आएगा। तो ये क्या आपको पूछ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ इज्यूम करना पड़ेगा। इज्यूम 10%, 12%, 14%, 15% पर हम वैल्यूज इसकी निकाल के चलेंगे कि कितने कितनी आती है। ये तो आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, 4 ईयर का है, तो आप इजीली इसको कर लोगे। ये आपके पास ईयर आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एनुअल कैश फ्लो 15, 20, 30 एंड 20। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीख लिए आपने, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक में पीछे दिए हुआ है टेबल। तो 10% पे प्रेजेंट वैल्यू हमारी फर्स्ट ईयर पे क्या होती है 909.909, देन 0.826, 751 सॉरी 0.683। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली सबकी। ये तो फैक्टर हो गया। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, समझ में आ रहा है ना। ये हमारे पास कैश फ्लोज हो गए, ये फैक्टर हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालोगे, बाय मल्टीप्लाई करनी है। ये 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करो एनुअल कैश फ्लो के साथ। 0.892 इंटू 15,000, 13,380। ठीक है, इस तरह से सबकी वैल्यूज निकाल ली आपने। अभी जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो क्या है, आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी करी 60,000 की। अब देखो 10% पे आपकी जो वैल्यूज हैं वो कितनी आ रही है 66 समथिंग। ये तो बहुत ज़्यादा चला गया ना, ये तो नियर अबाउट भी नहीं है, तो इसको छोड़ो, ये तो होगा ही नहीं। 12% पे देखो 60,000 को कंपेयर करो 63,350 के साथ, ये भी ज़्यादा है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखो 14% पे कितनी आ रही है 60,595, और 15% पे कितनी आ रही है 59,285। ये दोनों ही 60,000 के नियर अबाउट है। ये थोड़ी सी ज़्यादा है 14% वाली, और 15% वाली थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना ज़्यादा है कितना कम है ये देख लेना है हमने। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज एट 14% कितनी है 60,000, और 15% पे 59,285। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इसके बीच में आ रहे हैं, तो इसको निकाल लेंगे हम। 14% नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि 595 से ज़्यादा है, मतलब इतने पैसे ज़्यादा है 60,000 से, और 15% के पे अगर हम देखें तो 715 रुपये कम है। 59,285 को माइनस करो 60,000 से, तो 715 रुपये का बैलेंस पड़ता है। ये हो गया हमारा कम, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, ये ज़्यादा है ये कम है, 14% तो आएगा ही आएगा, है ना। तो 595 प्लस 715 इंटू दोनों का डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। तो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा इसको हमने क्या कर देना, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आपके पास रेट कितना आ गया 1445%। तो ये आपका क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल होगी आउटफ्लो के, इनफ्लो की आउटफ्लो की इक्वल होगी, या हम कह सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे डिस्कस कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे के मेथड के ऊपर भी 2 ही रह गए छोटे छोटे, वो भी ख़त्म कर ही लेते हैं आज। ठीक है, तो
बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के ऊपर। प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट रेशो मेथड भी इसको बोला जाता है। ये कौन सा है? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। थ्योरी नोट्स भी चाहिए आपको? चलो रुको, थ्योरी नोट्स भी देते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है। इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोला जाता है। ये भी टाइम एडजस्टेड मेथड है, ध्यान रखना। किसको इवेल्युएट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवेल्युएट करने के लिए। इसका दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशो। एनटीए यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो। और इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है। ये क्या है? ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बीच में। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, तो जहाँ पर हम रेशो की बात करते हैं तो डिवाइड ही होगा, रिलेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, क्योंकि जो पैसा अभी जा रहा है उसकी तो वैल्यू करंट ही है ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी आप स्पेशल निकालोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये दोनों का आपने डिवाइड करना होता है। ओके, तो थोड़े से और देख लेते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। बोथ प्रोवाइड द सेम रिजल्ट एज फार एज एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस आर कंसर्न। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड दोनों ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन हमें देते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रपोजल एक्सेप्टेबल होगा अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से प्रपोजल एक्सेप्ट होगा जब ये ग्रेटर देन होगा। किसके ग्रेटर देन होगा? 1 के होगा। However, in case of mutually exclusive proposal having the different scale of investment, that is, where the initial investment in the alternative proposal is not same, a conflict in net present value and profitability rankings में occurrence, ठीक है। जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्केल है वो अलग अलग है, तो वहाँ पे ये इनकी रैंकिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। ओके, तो ये इसका कंक्लूजन है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो आपका बेनिफिट कॉस्ट वाला मेथड है ना, उसको 1 के साथ देखना है आपने। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो आपकी रेशियो सॉल्व करके आई है 1 से ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर इक्वल है तो ये आपको ठीक ठीक रिजल्ट देने वाला है। अगर ये कम है तो आप इसको क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। ओके, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट जाते हैं पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव के ऊपर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल है आपकी बेनिफिट कॉस्ट रेशो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया है, 50,000 रुपीज़ लगाए हैं। तो जो कैश इनफ्लोज हैं वो 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है और 10,000 है। ओके, 4 ईयर्स में। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 4 ईयर। यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टिंग इज्यूम 10% रेट ऑफ डिस्काउंट। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड को यूज़ करते हुए 10% के ऊपर इसका बताना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? उसी तरह से जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने वैल्यूज़ निकाली थी, उसी तरह से यहाँ पे भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। बस नेट प्रेजेंट वैल्यू में बस हम अपना ऐसे डिसीजन दे देते हैं,
यहीं तक बात खत्म हो जाती है। पॉजिटिव आया है, ज़्यादा आया है, इसको एक्सेप्ट कर लो, कम आया है तो इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इनकी क्या बनानी है, रेशो बनानी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रॉस, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 6175, 6175। देखो कैसे आई, ये इनफ्लोज है, ये फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, तो ये आई आपके पास 56,175। पैसा लगाया कितना था, 50,000, दोनों को माइनस करके कितना आया, 6175। ये हमारी क्या आई, नेट प्रेजेंट वैल्यू आई। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड लगा रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली हमें बोला है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज वो कितनी है, 56,175। उसको डिवाइड करना है आउटफ्लो के साथ, डिवीजन में लेके जा रहे हैं ना अभी हम, तो वैल्यू कितनी आई, 1.1235। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। हमारा डिसीजन रूल भी क्या कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, वैल्यू आपकी ज़्यादा है 1 से, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो वैल्यू कितनी है, 11235, तो इसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। एज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज हायर देन 1, तो प्रपोजल को कर लो एक्सेप्ट। अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, नेट की बात करनी है, तो नेट वैल्यू लगा लो। नेट क्या है, नेट वैल्यू है आपकी 6175, 61, ये फॉर्मूला दिया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल आउटले, कैश आउटले, 6175 डिवाइडेड बाय 50,000, उसको डिवाइड करके कितना आया आपके पास, 0.1235। ओके, तो इसकी हमने अभी क्या निकालनी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी है। तो इसको 1 में से टोटल कितना लेना है, 1 लेना है, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस, या ऐसा करो, ये आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया 0.1235, ठीक है, ये ख़त्म हो गया आपका। और सॉरी पता नहीं क्या चल गया था, 0.1235 ही आपका नेट हो गया। आपको इसको कंपेयर करना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। ओके, तो 1 में से जो आपकी ये वैल्यू आई है ग्रॉस वाली, 1 में से माइनस करो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेट जो निकालनी है ना, नेट को निकालने के 2 तरीके हैं, मैं भी पता नहीं कहाँ पे खुद ही कंफ्यूज हुई पड़ी हूँ। नेट को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसको डिवाइड कर दो, या 1 में से आप जो आपकी वैल्यू आई हुई है, ग्रॉस वैल्यू आई है, ग्रॉस वैल्यू को माइनस कर दो 1 में से, बात खत्म। ग्रॉस को 1 में से माइनस कर दो, तो ग्रॉस हमारी कितनी है, ग्रॉस हमारी है 1.1235। इसको 1 में से क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 0.1235। डिवाइड करके भी उतनी आती है, तो हम इस प्रपोजल को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये नेट में भी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो एक मेथड रह गया आपका, 1-2 मेथड रह गए, और थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन रह गया, जैसे कंपैरिजन हो गए, ये आप देख लेना स्टूडेंट्स, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। फैक्टर्स वगैरह रह गए, ये आप देख लेना, ठीक है। तो अभी एक जो लास्ट मेथड बचा है ना, उसके बारे में भी मैं आपको बता ही दूँ, रुको। एक आपका ये मेथड है टर्मिनल वैल्यू मेथड। टर्मिनल वैल्यू मेथड है जो इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस मेथड में क्या होता है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास कैश फ्लोज आने वाले हैं ना,
जितना भी पैसा हमारे पास आएगा किसी प्रोजेक्ट से, तो उसको हम एक सर्टन रेट के ऊपर क्या कर देंगे, जब तक प्रोजेक्ट चलेगा 5 साल 10 साल जितना टाइम प्रोजेक्ट चलेगा, हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे। हम उसको डिस्काउंटिंग करने की बजाय कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ये हमें ये कहता है। तो ईच कैश फ्लोज इज री इन्वेस्टेड इन द अनदर प्रोजेक्ट एट अ प्री डिटर्मिन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ईच कैश इनफ्लो इज री इन्वेस्टेड एल्सवेयर इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, साथ साथ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपके बुक में बताया गया है तो ये यही बता रहे हैं अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो कैश फ्लोज और आउटफ्लोज को क्या करते हैं, कंपाउंडेड फॉरवर्ड करते हैं रेदर देन डिस्काउंटिंग बैकवर्ड। तो डिस्काउंटिंग करने की बजाय ये इसको क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। इन केस ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड if the present value of the total of the compounded reinvestment cash inflows is greater than the present value of cash outflows। हमने जो री इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू देखेंगे, उसकी वैल्यू जितना हम लगा रहे हैं या जितना हमारे पास आ रहा है, जितना हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हमने री इन्वेस्ट किया है और जितना री इन्वेस्ट करके हमारे पास आ रहा है, अगर आने वाले की वैल्यू ग्रेटर देन है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर लेस देन है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो प्रोजेक्ट्स विद द हायर प्रेजेंट वैल्यू उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट विद द हायर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल ऑफ द कंपाउंडेड कैश फ्लोज आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट। ओके, ये हमारा हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट कैपिटल रेशनिंग, एक वर्ड सुना होगा आपने। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर फर्म के पास इतने इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स नहीं है, फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि सारे के सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा सके। ठीक है, तो फर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रपोजल दैट विल यील्ड द ग्रेटेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा प्रोजेक्ट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रेशनिंग करनी पड़ेगी जो उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स देती हो। एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स, कैपिटल रेशनिंग क्या होती है सिर्फ आपको इतना ही समझना है। इतना कोई एमसीक्यूज में आया हुआ है कि ये कौन सी सिचुएशन होती है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन जहाँ पर फर्म इतना उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो हर एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके। तो कैपिटल रेशनिंग दो तरह से होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो मार्केट फैक्टर कंडीशन की वजह से हो जाती है, इंटरनल जो कंपनी की अपनी ही पॉलिसीज वगैरह हो जाते हैं। तो कैपिटल रेशनिंग क्या है, कैपिटल रेशनिंग इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। ऐसे तरीके में हमने कंपनी ने प्रोजेक्ट को करना है सिलेक्ट कि विद इन द अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको जो एक्सेप्ट कर सके, और उसका जो मेन एम है वो उसको अचीव कर सके, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स की, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग एंड इट्स टेक्निक। आई होप थोड़ी बहुत ही सही, कुछ ना कुछ तो आपको इस लेक्चर से हेल्प हुई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ। अगर इसका कुछ रह गया है थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट्स आप मुझे व्हाट्सएप करके बता देना, तो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना और इसको शेयर कर देना। थैंक यू।